हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल स्टोरीज़ ऑफ द पास्ट में। अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाता रहूं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नए अपडेट्स मिलती रहें। स्टोरीज़ ऑफ द पास्ट में मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे युद्ध की जिसके साक्षी मीडिया चैनल के माध्यम से हम खुद भी हैं। 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पर फुल फ्लेज अटैक कर दिया। ये एक ऑनगोइंग वॉर है, यानी मैंने जब ये वीडियो को पोस्ट किया तब ये युद्ध चल रहा है। इसे रूसो यूक्रेनियन वॉर भी कहा जा रहा है। यूएन ह्यूमन राइट्स मॉनिटरिंग मिशन के हिसाब से अभी तक 3,381 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें आम नागरिक और सैनिक शामिल हैं। अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलट कर देखें तो हम देखेंगे 980 से 1015 ईस्वी तक यूक्रेन रूस के अंदर ही आता था। तब इस साम्राज्य का नाम कीवन रूस था। 9वीं शताब्दी में यहाँ स्लाविक लोग रहा करते थे। इसकी राजधानी कीव थी। ग्रैंड प्रिंस वोलोदिमीर इस पर राज किया करते थे। रशियन में वोलोदिमीर को व्लादिमीर कहा जाता है। और विडंबना देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम वोलोदिमीर जेलेंस्की है और रसिया के व्लादिमीर पुतिन। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी के आत्मसमर्पण के दौरान मई 1945 में बड़ी नाजुक डोर से ताकतों की मित्रता हुई। एक था यूनाइटेड स्टेट्स और ग्रेट ब्रिटेन और तीसरा था यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, जिसे सोवियत रिपब्लिक भी कहते हैं। ये डोर नाजुक था और ये जल्द ही तीनों को इसका एहसास कराने वाला था। 1948 तक सोवियत की रेड आर्मी ने जिन पूर्वी यूरोप के देशों को आज़ाद कराया था, वहां लेफ्ट विंग की सरकारें कायम करने लगा। अमेरिका और ब्रिटेन अब डरने लगे थे। शायद पूर्वी यूरोप पर वो अपना दबदबा सोवियत की वजह से ही खो सकते थे। पश्चिमी यूरोप के भी लोकतंत्रों यानी डेमोक्रेसीज पर कम्युनिस्ट सरकारों का प्रभाव ना पड़ जाए, ये भय उन्हें सताने लगा था। ईस्टर्न यूरोप बीच की खिंची लकीर के दाएं साइड के देशों को कहा जाता है, इसलिए इन पर रूस का प्रभाव ज्यादा था। ये देश रूस से सटे हुए थे। शीत युद्ध या कोल्ड वॉर धरातल पर आया 1947 से 1948 में, जब यूएस ने पश्चिमी यूरोप को मार्शल प्लान के तहत रसद पहुंचाने लगा और वे लोग यूएस के प्रभाव में आने लगे। तभी रूस ने वेस्ट बर्लिन के पश्चिमी हिस्से को हड़पने का एक असफल प्रयास किया और शीत युद्ध ने इस समय पूर्ण रूप ले लिया था। इसे देख यूएस और उसके मित्र देशों ने सोवियत रूस के खिलाफ एकजुट होने का मत बनाया और उन्होंने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक संस्था बनाई, जिसे नाटो कहा जाता है। ये एक एकीकृत सैनिक संगठन था जो सोवियत की यूरोप में होने वाली उपस्थिति का विरोध करने वाला था। ये नेटो ही कहीं ना कहीं आज रूस और यूक्रेन के विवाद की असली वजह है। अब समय था सोवियत को अपनी ताकत दिखाने का। 1949 में सोवियत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका के परमाणु पर एकाधिकार को इसने खत्म कर दिया। सोवियत यूनियन की ताकत बढ़ने लगी थी। तभी 1949 में चीन में कम्युनिस्ट सरकार की भी स्थापना हो गई। अब देशों ने अपनी अपनी साइड चुनना शुरू कर दिया था। सोवियत ने 1950 में उत्तर कोरिया के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का खुलकर सहयोग करना भी शुरू कर दिया था। सोवियत रूस ने उत्तर कोरिया की मदद की, वहीं अमेरिका ने दक्षिण कोरिया की। इसकी वजह से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक घमासान युद्ध हुआ जो अनिर्णायक निकला। ये युद्ध 1953 तक चला। बर्नार्ड बरूच, जो कि अमेरिकन फाइनेंशियर और प्रेसिडेंशियल एडवाइजर थे, उन्होंने 1947 में कोलंबिया के स्टेट हाउस में सोवियत यूनियन और बाकी देशों के इस मतभेद को
कोल्ड वॉर का नाम दिया, जहां हथियारों से ज्यादा विचारों पर लड़ाई लड़ी जा रही थी। 1988 से 1991 के बीच सोवियत यूनियन का पतन होना शुरू हुआ। 72 साल के इस एम्पायर का अब खात्मा होने लगा था। यूएसएसआर यानी कि सोवियत रूस एक टोटलिटेरियन स्टेट था, जहां सिर्फ एक पार्टी यानी कम्युनिस्ट पार्टी होती थी, जिनकी जनता के प्रति जिम्मेदारी नहीं के बराबर थी। यहाँ केवल रशियन भाषा और रशियन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता था। राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाएं भी बढ़ने लगी थी और यूएसए ने अपने दुश्मन की कमजोरी जान ली और अपने प्रोपेगेंडा चलाए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी के अधीन उन्नति नहीं की जा सकती और वेस्टर्न यूरोप को देखकर समझा जा सकता था कि उनका विकास हो रहा था। तब मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस में मार्च 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर बनते हैं। दो ऐसी पॉलिसीज जैसे कि ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका लाते हैं जो सोवियत रूस की काया पलट देता है। सोवियत नागरिकों को इंडिपेंडेंस महसूस होने लगा और जो भी जेल की सजा काट रहा था कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने पर, उनको इस पॉलिसी ने आज़ाद किया। आर्थिक रूप से सोवियत यूनियन काफ़ी कमज़ोर था और गोर्बाचेव कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, जिसे उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए लाने की कोशिश भी की, पर किसी भी बदलाव को लाने में समय लगता है। सोवियत रूस के अंदर 15 रिपब्लिक्स थे, अब वो इसके अधीन असंतुष्ट होने लगे थे। तभी गोर्बाचेव ने ईस्टर्न यूरोप से अपना प्रभाव हटाने का फरमान जारी किया। इससे ईस्टर्न यूरोप के देश खुद को कम्युनिस्ट छोड़ डेमोक्रेटिक घोषित करने लगे। 6 सितंबर 1991 को बाल्टिक देशों ने अपना इंडिपेंडेंस यूएसएसआर से घोषित किया। गोर्बाचेव के रिजाइन देने के बाद यूक्रेन भी आज़ाद हो गया। अब आज़ाद होने के बाद यूक्रेन के रिश्ते नेटो से बनने लगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 12 देशों ने नेटो में भाग लिया था और तब नेटो के कुछ उद्देश्य तय किए थे। पहला, यूरोप में शांति बनाए रखना, मेंबर्स में आपसी मदद को बढ़ावा देना ताकि वो अपनी आज़ादी की रक्षा कर सकें। नेटो ने आर्टिकल 5 के अनुसार अगर कोई भी देश एक भी नेटो मेंबर के साथ युद्ध करता है तो उसके खिलाफ नेटो के सारे मेंबर्स भाग ले सकते हैं। वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप के देश इसमें जुड़ चुके थे और इसके 30 मेंबर हो चुके थे। लेकिन रशिया से अलग हुआ यूक्रेन भी रशिया के विरोध में बनाए गए नेटो के साथ होने लगा। यूक्रेन ने नेटो के मेंबरशिप एक्शन प्लान में जुड़ने के लिए 2008 में अर्जी डाली। तब 21 नवंबर 2013 पूरे यूक्रेन में यानुकोविच सरकार का विरोध हुआ और उस पर रशिया का समर्थन करने का और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने उसे भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। फरवरी 2014 में यानुकोविच देश छोड़कर भाग गया। फिर यात्सेन युग की अंतरिम सरकार बनी जो अगले राष्ट्रपति चुनाव तक रहनी थी। इन्होंने भी नेटो से जुड़ने की कोशिश नहीं की। फिर रूस ने 2014 में चुनाव को प्रभावित करने के लिए उन पर हमला कर दिया, तो अक्टूबर 2014 में चुनकर जो सरकार आई उसने नेटो से जुड़ने को प्राथमिकता दी। 21 फरवरी 2019 को यूक्रेन के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। यूक्रेन के नेटो से जुड़ने को उनके संविधान में कानून बनाकर डाला गया। फिर जून 2021 में ब्रसेल्स समिट हुई। नेटो के लीडर्स ने यूक्रेन के एमएपी में भाग लेने का समर्थन किया और कहा कि यूक्रेन को अपना भविष्य चुनने का पूर्ण अधिकार है। तब नेटो के जनरल सेक्रेटरी जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस अब यूक्रेन के नेटो की तरफ बढ़ते कदम को वीटो शक्ति की मदद से नहीं रोक सकता और आज हम ऐसे युग में हैं जहां बड़े देश अपने फायदे के लिए छोटे देशों को क्या चुनना है नहीं बता सकते। रूस ने कई बार इन सब को रोकने के लिए दुनिया के देशों से विनती की, पर रूस को सबने बहुत हल्के में लिया। तब 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर फुल फ्लेज हमला कर दिया। हम ये नहीं जानते कि कौन दोषी है और कौन पीड़ित, पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये खेल सा नजर आता है, जहां कुछ देश इस युद्ध के दौरान हथियार बेच रहे हैं तो वहीं कुछ अपने प्रतिद्वंदी को रास्ते से हटाना चाहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। एक नई कहानी के साथ हम दोबारा मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर जरूर करिए।